चलिए आज का हमारा टॉपिक है कैटालिसिस। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन जाने से पहले कैटालिसिस पे मैं आपको कुछ वर्ड्स के बारे में बता दूं जो कि अपन इस टॉपिक पे यूज करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि कैटलिस्ट ही क्या होता है। भैया कैटलिस्ट क्या होता है बताइए, व्हाट इज कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच enhances the rate of reaction or which influences the rate of reaction, but the important part of the catalyst is that it does not involve in the reaction, even though it influences the rate of reaction, but it does not involve in the reaction. ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर कैटलिस्ट उस सब्सटेंस को बोला जाता है जो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस तो करता है, यानी उसको कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा, उसको बढ़ाएगा, उसको घटाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उस रिएक्शन पे वो इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि अगर लेट सपोज मैंने एक रिएक्शन किया, उसमें मैंने 10 ग्राम कैटलिस्ट लिया, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी मेरे को वो 10 का 10 ग्राम कैटलिस्ट वहां पर बचा हुआ मिलेगा ही। इसी का मतलब होता है कि भैया वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो कैटलिस्ट क्या होता है समझ में आ गया आपको? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच enhances और influence, enhance का मतलब बढ़ाना होता है, influence का मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट डालना होता है, कुछ ना कुछ चेंज करेगा, which generally influences the rate of reaction without involving in the reaction। तो ये आगे समझ में आपको कैटलिस्ट, यानी कोई मिलाकर एक रिएक्टेंट R है, इसमें कैटलिस्ट C यूज किया मैंने, प्रोडक्ट बना P, तो इस रिएक्टेंट में जो कैटलिस्ट मैंने C यूज किया उसकी वजह से क्या प्रोडक्ट मिला मेरे को? P मिला। लेकिन वो कैटलिस्ट क्या हुआ, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन वो रिएक्शन को का रेट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है R से P, इस रिएक्शन को जनरली होने में लग रहा है 10 मिनट, ठीक है। तो अगर C से सेम रिएक्शन में अगर मैं कैटलिस्ट यूज कर दूं, एक सूटेबल कैटलिस्ट जो उस रिएक्शन को सूट करे, तो उसका टाइम डेफिनेटली 10 मिनट तो नहीं लगेगा, जबकि काफी कम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए वो हो गया 2 मिनट। रिएक्शन अभी भी रिएक्टेंट R से स्टार्ट हो रहा है और प्रोडक्ट P पे ही रुक रहा है, बस चेंजेस क्या हुआ, मैंने यहाँ पर कैटलिस्ट इंप्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से टाइम में डिफरेंस दिख रहा है, यानी रेट क्या हुआ? बढ़ गया, स्पीड उसका क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैटलिस्ट का काम यही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। जनरली कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता ही है। वैसे कैटलिस्ट बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, कैटलिस्ट में बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुने हुए हैं, उन नाम को मैं रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिएगा क्या क्या नाम आप लोगों ने सुना होगा। कैटलिस्ट में आपने सबसे पहले तो सुना होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक सुना होगा नेगेटिव कैटलिस्ट, और अगर आपने नहीं सुना तो पहले पहुंच जाइए, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूंगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट नाम से क्या लग रहा है यार, कुछ तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होता है? डेफिनेटली जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा वो नेगेटिव कैटलिस्ट। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसके अलावा और भी कुछ नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप लोगों ने क्या क्या नाम सुना होगा? आपने सुना होगा प्रमोटर, एक नाम सुना होगा आपने प्रमोटर, एक नाम सुना होगा आपने पॉइजन, ठीक है। तो पॉइजन मतलब जहर होता है ना, हाँ जहर है, जहर, ठीक है। तो करो चल ध्यान दो, प्रमोटर क्या होता है ध्यान दीजिए, ठीक है। एक रिएक्शन, रिएक्टेंट R से स्टार्ट हो रहा है, प्रोडक्ट P पे जा रहा है, मैंने यहाँ पर कैटलिस्ट यूज कर दिया C। अब वो कैटलिस्ट इस रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस तो करेगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग जब भी मैं कैटलिस्ट बोलूंगा हम लोग जनरली समझते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट को, यानी अगर मैं कभी भी कैटलिस्ट बोलूं यानी मैं इंडिकेट कर रहा हूं हर बार पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो जनरली जब भी मैं कैटलिस्ट यूज करता हूं उसका मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। अब वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा तो क्या होगा? रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन भैया वो कैटलिस्ट अपना काम को प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो कैटलिस्ट की देखरेख के लिए, यानी अगर सीधा पॉइंट पे आऊं तो यानी कुल मिलाकर कैटलिस्ट को एक्टिवेट करने के लिए, कैटलिस्ट को प्रमोट करने के लिए प्रमोटर यूज किया जाता है। तो प्रमोटर का मेन काम क्या है? प्रमोटर रेट ऑफ रिएक्शन पे इंफ्लुएंस नहीं डालता, वो क्या करता है? कैटलिस्ट को एक्टिवेट कराएगा, और कैटलिस्ट की वजह से फिर रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी 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 होने लगेगा। ऐसा समझ में आपको? कैटलिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे, यानी जो कैटलिस्ट को एक्टिव कर दे, उसको क्या बोलेंगे? उसको प्रमोटर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? प्रमोटर बोला जाता है। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूं तो लेट्स सपोज आप एक रिएक्टेंट हो और आपका प्रोडक्ट यानी आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो आपको हम लोग आपके रिजल्ट तक पहुंचने में कौन हेल्प करता है? ठीक है,
कैटलिस्ट क्या हेल्प करता है? अब आप सोचोगे कैटलिस्ट कौन है? टीचर है। अब आप सोचोगे सर हम लोग सेल्फ स्टडी करके भी तो निकाल सकते हो। डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। मैंने आपको इससे पहले में समझाया, ध्यान होगा तो, एक रिएक्शन जब चलता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होता है तो उसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यानी कि अगर आप घर में बैठे बैठे सेल्फ स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपको टॉपिक को समझने में 10 मिनट लगेगा, लेकिन अगर वही चीज कोई टीचर आपके लिए एक्सप्लेन कर दे तो वही टॉपिक आप 1 मिनट में समझ जाओगे। सही चीज है, तो वही तो टीचर आपका कैटलिस्ट है। आया समझ में? अब टीचर आपका कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन अब टीचर को एक्टिव कौन कराता है? ठीक है, जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपका जो मैनेजमेंट, जैसे टीचर है कोई, ठीक है, उन टीचर को एक्टिव कौन कराएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ाइए भाई, बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है, बच्चों को बढ़िया समझाइए और बच्चों का स्केड्यूल बना देंगे कि भाई घर पे एग्जाम करना है, अपने को कंडक्ट कराना है और बच्चों को प्रॉपर ध्यान देना है, एक का कॉपी चेक करना है, आपको स्पेलिंग भी ध्यान देना है, मार्क्स पे भी ध्यान देना है, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना, भाई उनका पर्सनालिटी डेवलप करना है, बच्चों को क्वेश्चन पूछने का तरीका सिखाना है। जनरली क्वेश्चन तो सबको पूछ लेते हैं, सर ये समझ नहीं आया, सर वो समझ नहीं आया, पूछने का एक तरीका होता है, उसको भी डेवलप कराना है आपको। वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीजों को अपने को इंप्रूव करना है। तो ये सारी चीजें कौन बोल रहा है? प्रमोटर बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन को बोल रहे हैं क्या? डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं क्या? नहीं, किसको बोलता है? टीचर को बोलता है। आया समझ में? तो जैसे अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे एक टीचर एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, जबकि उसके पीछे मेन योगदान कौन देता है? उसके यहाँ का मैनेजमेंट देगा। ठीक है, तो उसके यहाँ का मैनेजमेंट जो कि प्रमोटर का काम करना है वो कैटलिस्ट को बोलेगा भैया कि जल्दी जल्दी कराओ, अपना काम को ठीक से ध्यान दो, काम में ठीक से पढ़ाओ बच्चों को ताकि अच्छा रिजल्ट आए, और फिर वो टीचर एक्टिवेट होगा, एक्टिव होगा, इनहैंस करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को फिर बढ़ाएगा। आया समझ में? कुल मिलाकर प्रमोटर का काम आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइजन क्या है? पॉइजन होता है जहर। पॉइजन क्या करता है? रिएक्शन के रेट को ना सिर्फ डिक्रीज बल्कि स्टॉप कर देगा। वो क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, यानी कि आपको पढ़ने देगा ही नहीं, वो रिएक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर उस रिएक्शन में कैटलिस्ट की जगह पॉइजन यूज कर दिए तो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा सीधा सीधा, वो रिएक्शन को आगे प्रोसीड ही करने नहीं देगा भाई, उसी को तो पॉइजन बोलते हैं। और आप सोचिए सर तो एक कोई ऐसा चीज भी तो होता होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता होगा, तो डेफिनेटली उसको बोला जाता है इनहिबिटर्स। उसको क्या बोला जाता है? इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। यानी आप इससे रिलेट कर पा रहे होगे, नेगेटिव कैटलिस्ट को आप इनहिबिटर्स बोल सकते हैं। ऐसा समझ? पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट इनहिबिटर, और जो कैटलिस्ट को सपोर्ट करे वो प्रमोटर, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को रोक दे वो पॉइजन। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। कैटलिसिस क्या होता है? अब अपन कैटलिसिस से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स रिलेटेड थे उससे कैटलिस्ट, प्रमोटर, इनहिबिटर्स, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, इन सब के बारे में तो काफी अच्छे से डील कर चुके हैं। अब कैटलिसिस क्या होता है? तो कैटलिसिस इज द प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट इज बीइंग इन्वॉल्व्ड। यानी कुल मिलाकर ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको कैटलिसिस बोला जाता है। ठीक है, कैटलिसिस क्या होता है? कैटलिसिस इज द रिएक्शन और द प्रोसेस और द फिनोमेनन in which catalyst is involved। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है उसको कैटलिसिस बोला जाता है। आया समझ में? कैटलिसिस क्या होता है? तो कैटलिसिस उस प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब मेरे को एक डाउट अभी बहुत दिमाग में खा रहे हैं कि भाई कैटलिस्ट काम कैसे करता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 11th क्लास में और लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक रिएक्शन का मैं ग्राफ बनाऊं, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अपन, टाइम लेते जनरली उसको, और इधर अपन कंसंट्रेशन एक्चुअली एनर्जी को लेते, ज्यादा बेटर है, एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज एक रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेटली रिएक्टेंट के पास जीरो एनर्जी तो होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर ये आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी एट प्रोडक्ट स्टेज, ये एनर्जी एट प्रोडक्ट, और ये आपका एनर्जी एट रिएक्टेंट। ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब इस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में, यानी रिएक्टेंट में ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट में कितना एनर्जी है? इतना एनर्जी है। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ रहा है जिसमें इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी और चाहिए, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर में। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल रिएक्शन है।
रिएक्टेंट आर से स्टार्ट हो रहा है, पी पे जाके खत्म हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को इंप्लीमेंट कर दूं तो उस कैटलिस्ट का इन्फ्लुएंस क्या मिलेगा, आप देखना चाहेंगे? बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब आप इसे नोटिस करो, वैल्यू ये थी, ये ब्लू वाला विथ कैटलिस्ट है और ये जो ब्लैक वाला है विदाउट कैटलिस्ट है। तो आप नोटिस कर सकते हो विदाउट कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और विथ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है कुछ, कि भाई रिएक्टेंट तू मत जा, प्रोडक्ट तू मत जा, या रिएक्टेंट की एनर्जी को कम कर रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। रिएक्टेंट जहां है अभी भी वही है, प्रोडक्ट जहां है अभी भी वही है, बस पाथ चेंज हो गया। क्या हो गया, पाथ चेंज हो गया, रास्ता चेंज हो गया उसके जाने का। पहले वो इतने बड़े रास्ते से जाता था तो ज्यादा एनर्जी लगता था, अब वो छोटे रास्ते से जाता है, कम एनर्जी लगेगा। कम एनर्जी लगेगा तो जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होगा डेफिनेटली। आया समझ में, नहीं आया आपको? इसको अगर समझाना चाहूं मैं आपको तो एक बात और ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए आपके पास 100 जूल एनर्जी है, कितना जूल, 100 जूल, 100 जूल एनर्जी है, और यहाँ पे पार्टिकल को, एक पार्टिकल को 50 जूल एनर्जी चाहिए इतने पाथ को ट्रैवल करने के लिए, ब्लैक वाले पाथ को ट्रैवल करने के लिए 50 जूल एनर्जी चाहिए, और आपके पास 100 जूल है। कितने पार्टिकल ट्रैवल करेंगे, 2 पार्टिकल। लेकिन नीचे वाले पार्टिकल में ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले पाथ में इसमें ट्रैवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 जूल एनर्जी चाहिए, और आपके पास है कितना, 100। तो कितने पार्टिकल ट्रैवल करेंगे, तो 10 पार्टिकल। तो डेफिनेटली रेट इंफ्लुएंस हुआ कि नहीं हुआ? पहले 2 पार्टिकल जा रहे थे उतनी ही एनर्जी उतने टाइम में, और अब 10 पार्टिकल जा रहे हैं उतनी एनर्जी उतनी टाइम में। तो डेफिनेटली क्या हुआ, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस किया कि नहीं किया? किया ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे बढ़ गया आपको समझ में आया? तो ये होता है मैकेनिज्म किसी भी कैटलिस्ट के काम करने का। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एनर्जी के रिस्पेक्ट में मैं आपको बताया कि कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है। क्लियर हुआ आपको? अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, कैटलिसिस। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैटलिसिस क्या होता है। द प्रोसेस और द फिनोमेनन इन व्हिच कैटलिस्ट इज इन्वॉल्वड इज नोन एज कैटलिसिस। तो कैटलिसिस कितने टाइप की होती है? तो कैटलिसिस बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होता है होमोजेनियस कैटलिसिस, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, नाम तो समझ ही गए होंगे अभी तक, है हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। दूसरा क्या होता है, हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। नाम तो सुना ही होगा, राइट? होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, हाँ भैया नाम तो सुनिए। होमो का मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। और जीनियस का मतलब, जीनियस का मतलब होता है फेज। फेज मतलब अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहो तो इसको स्टेट ऑफ मैटर भी आप बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ समझने के लिए, रिप्रेजेंट के लिए नहीं। तो जीनियस का मतलब फेज यानी स्टेट ऑफ मैटर, जो आप पढ़ते हो सॉलिड लिक्विड गैस, यही वही होता है फेज, ठीक है। तो एक ऐसा कैटलिस्ट, कैटलिसिस में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा, तो एक ऐसा कैटलिस्ट जो सेम फेज में प्रेजेंट होगा। अब किसके सेम फेज में होगा, कंफ्यूज हो रहे होगे। एक रिएक्शन में क्या क्या होगा, तो बोलोगे सर एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट हम लोग लेते हैं, इसमें कैटलिस्ट हम लोग डालते हैं और हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, सही है। तो अब सेम फेज किसके साथ? तो अगर एक बात कॉमन सेंस लगाओ, आप इस पूरे रिएक्शन में आपने क्या लिया है? मैंने भैया रिएक्टेंट और कैटलिस्ट लिया है, प्रोडक्ट तो मेरे को मिलेगा। तो क्या प्रोडक्ट का फेज आप तय कर सकते हो? नहीं। तो आप किसका फेज को डिसाइड कर सकते हो? रिएक्टेंट का। तो डेफिनेटली जो कैटलिस्ट आपका प्रेजेंट होगा जिस भी फेज में, उसी फेज में आपका रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर जिस फेज में रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसी फेज में कैटलिस्ट प्रेजेंट हुआ तो वो होमोजेनियस कैटालिसिस। और अगर उस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट आपने इन्वॉल्व किया है उसका फेज अलग हुआ और रिएक्टेंट का फेज अलग हुआ तो वो हुआ आपका हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। एक एग्जांपल देख ले, एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज ये एग्जांपल दिया मैंने, ये सुक्रोज का है, ये सुक्रोज है जिसको केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको रिएक्ट करा रहा हूं मैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहां पर कैटलिस्ट है, ये लिक्विड फेज में प्रेजेंट है, पानी जैसे लिक्विड होता है। यहां पर सुक्रोज को मैंने लिया एक्वस फेज, ठीक है, सुक्रोज एक्वस फेज में प्रेजेंट होता है। यहां से मेरे को प्रोडक्ट मिला आपका C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फार्मूला है, फिर अगेन C6H12O6 जो कि अगेन ग्लूकोज का फार्मूला है क्या? तो डेफिनेटली है, अभी तो बताया। तो 2 बार क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा भैया? ये अलग अलग है, एक यहां पर ग्लूकोज है और दूसरा ग्लूकोज का प्यारा सा भाई फ्रक्टोज है। वैसे दोनों में कभी खट्टा नहीं, बताऊंगा कैसे, ठीक है। 36 का आंकड़ा दोनों का नाम बस सेम, मतलब फॉर्मूला बस सेम है, नाम तो अलग है।
ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6। वैसे तो प्रोडक्ट या स्टेट मैंने मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि कौन कौन से फेजेस में प्रेजेंट है। अभी यहाँ पर ध्यान दो, आप मेरे को बताओ, ट्राई करो कि भैया ये जो मैंने कैटालिसिस का प्रोसेस लिखा है वो होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है। कंफ्यूज हो रहोगे तो ध्यान देना। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो दो रिएक्टेंट है, एक सुक्रोज और एक पानी, कैटलिस्ट तो एक है, लेकिन किसके साथ मैच करें? इसके साथ तो मैच हो रहा है लेकिन इसके साथ नहीं हो रहा है, तो भैया इसके साथ भी मैच हो रहा है। आपने नहीं समझा ध्यान से। अगर आपको डाउट है तो मतलब आपका ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं कि एक्वस क्या होता है। क्या होता है एक्वस? जब कभी भी कोई भी सॉल्यूशन पानी में बनाया जाता है तो उसको एक्वस बोला जाता है। क्लियर है? वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ है ना, यानी वो भी एक तरह का लिक्विड ही है, सही है? यानी यहाँ पर जो मैंने H2O बोलिए एक्चुअल में वो भी एक्वस ही है, ठीक है? तो भी एक्वस में ही जाएगा, ठीक? तो पानी तो वैसे ही एक्वस होता है, पानी तो खुद ही एक्वस है, ठीक है? तो ये तीनों के तीनों फेज लिक्विड फेज में है, एक्वस फेज में है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में है कि नहीं, बस इतना बताओ। है सर, तो डेफिनेटली क्या हुआ, ये होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हो गया है। तो होमोजेनियस कैटालिसिस में क्या होगा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में प्रेजेंट होगा। आया समझ में? आपको नहीं आया? क्लियर हुआ आपको पॉइंट? अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज SO2 + O2 gives rise to SO3। यहां पर कैटलिस्ट है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये गैसियस फेज में प्रेजेंट करता है। ऑक्सीजन तो हमको पता है गैसियस फेज है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस है। अब यहां पर नोटिस करो आप, रिएक्टेंट जो दोनों के दोनों है, अब एक कैटलिस्ट जो मैंने यूज किया, तीनों के तीनों सेम फेज में है कि नहीं है? तो है। तो डेफिनेटली ये भी किसका एग्जांपल हुआ, होमोजेनियस कैटालिसिस का। ऐसे और भी एग्जांपल्स है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप, मैंने दो बताए, आप बुक से, नेट से या जहां से भी आपको लिखना है, दो एग्जांपल और लिखोगे होमोजेनियस कैटालिसिस का, ठीक है? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस पे आ जाते हैं अपन। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम नहीं होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल देते हैं जो हम लोग बहुत ही प्यार से 11th क्लास में पढ़े थे। इस प्रोसेस का नाम मेरे को बता देना भाई जरूर, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फेमस है, इसके बारे में और भी आगे अपन बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये प्रोसेस का नाम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। चलो आप ध्यान करो, नाइट्रोजन गैस में, हाइड्रोजन गैस में, आयरन सॉलिड होता है, हाँ सॉलिड ही होता भैया, ठीक है? तो यहाँ पर आयरन को मैं एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ। इस प्रोसेस का प्यारा सा नाम है हैबर्स प्रोसेस। इस पूरे से प्यारे से प्रोसेस का नाम क्या है? हैबर्स प्रोसेस। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं आप 11th में। हैबर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पर गैस है, हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, दोनों रिएक्टेंट है, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो तो सॉलिड हो गया भैया, तो दिक्कत हो गया ना। तो ये कौन सा कैटालिसिस आएगा? हेटेरोजेनियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर मान के चलिए कोई ये एक रिएक्टेंट है, कोई भी एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और एक और रिएक्टेंट है, लेट्स सपोज ये सॉलिड स्टेट में है और ये लिक्विड स्टेट में, और जो मेरे पास कैटलिस्ट प्रेजेंट है वो सॉलिड स्टेट में, तब ये होमोजेनियस होगा कि हेटेरोजेनियस होगा? तो अब एक बात बताओ मेरे को, बेसिक कॉन्सेप्ट पे वापस जाते हैं। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस कैटालिसिस का मतलब क्या है? जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होंगे, और हेटेरोजेनियस जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में होंगे। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में कि अलग फेज में? तो बोलोगे सर ये वाला कैटलिस्ट और ये वाला रिएक्टेंट तो सेम फेज में, लेकिन ये वाला तो अलग है। तो अलग तो है ना भैया, सेम मैटर नहीं करता, लेकिन अलग होगा तो डेफिनेटली दिख जाएगा। अब एक बात बताना, इस बोर्ड पे अगर मैं इस बोर्ड को पूरा रफ कर दूं तो व्हाइट रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है। अब इस बोर्ड पे मैं ब्लैक कलर का एक डॉट बना देता हूँ कॉर्नर में, तो आपको वो पूरा ब्लैक डॉट दिखेगा, लेकिन वो पूरा बोर्ड जो व्हाइट है वो नहीं दिखेगा। यानी आपको सिमिलैरिटी जल्दी से नहीं दिखती, जितना डिफरेंस जल्दी से दिखता है। तो हम लोग डिफरेंस को फोकस भी करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये वाला क्या हुआ, ये कैटलिस्ट और ये रिएक्टेंट तो सेम फेज पे नहीं हुए ना, इस कारण ये भी क्या हुआ आपका हेटेरोजेनियस ही होगा। ये भी आपका क्या होगा, हेटेरोजेनियस ही होगा। इसका एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल, जब उसको हम हाइड्रोजनेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम एटलीस्ट, तो क्या बनाता है, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है वो, है ना। तो वो भी एक टाइप का हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट है, क्योंकि वहां पर वेजिटेबल ऑयल लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, और जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो सॉलिड है। ले बता भी है, इसमें तीनों ही तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो भी हेटेरोजेनियस ही रहेगा। आगे समझ में आपको क्लियर हुआ पॉइंट। एनी हाउ अगर रिएक्टेंट का स्टेट और कैटलिस्ट का स्टेट अलग अलग रहा तो हेटेरोजेनियस, और अगर सेम रहा तो होमोजेनियस। तो आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट और होमोजेनियस कैटलिसिस क्या होता है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग इसका एब्जॉर्प्शन थ्योरी पढ़ेंगे, यानी एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।